हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 जून 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, मतलब NHRC के बारे में। अब ये जो बॉडी है वो इसलिए न्यूज़ में है कि इसके जो चेयरमैन हैं, नए चेयरमैन अरुण कुमार सिन्हा को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है। अब जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं NHRC के, उनको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी हैं। सबसे पहले हम इस आर्टिकल को समझने के लिए कंट्रोवर्सी देख लेते हैं कि किस वजह से NHRC न्यूज़ में है। जो नए हेड बनाए गए हैं, नए चेयरमैन जस्टिस मिश्रा, उनके बारे में ये बोला जाता है कि फेब 2020 की बात है जब उन्होंने हमारे पीएम को प्रेज किया था, उनकी प्रशंसा की थी और उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे पीएम हैं वो एक इंटरनेशनली सोचने वाले ग्लोबल लीडर के रूप में उभर करके सामने आए हैं। तो ये उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो प्रेज किया था उसी के रूप में उनको ये तोहफा मिला है NHRC के चेयरमैन के रूप में। दूसरा आरोप ये है, दूसरी मेजर कंट्रोवर्सी ये है कि एक कमेटी होती है जो NHRC के चेयरमैन को चुनती है। उस कमेटी में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो देखो, लोकसभा में तो ना तो पिछला जो टर्म गया उसमें कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था और ना इस समय कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे इस कमेटी में थे और उन्होंने ये बोला था कि NHRC में एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो या तो दलित से बिलोंग करता हो, आदिवासी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेज होते हैं वो इन्हीं कम्युनिटीज से रिलेटेड होते हैं। लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, तो इसीलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। देखो, इस आर्टिकल को समझने के लिए हम कंट्रोवर्सी इसलिए ध्यान दे रहे हैं, कंट्रोवर्सी को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब भी आप मंथली मैगजीन, किसी भी कोचिंग की कुछ भी आप स्टडी करते हो तो क्या होता है कि मंथली मैगजीन में डायरेक्ट एक लाइन में आपको दिखा करके कि वाई इन न्यूज़, और उसके बाद में फिर अब पूरा आपको सीधा समझा दिया जाता है। तो वो चीज़ें आपको रेगुलर रिलेट नहीं हो पाती हैं। रेगुलर आप द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर को आप फॉलो करते हो और उसमें जब किसी टर्म को आप पढ़ते हो रेगुलर, एक दिन के बाद में एक दिन में वो उस टर्म को लेकर के नई नई न्यूज़ आती हैं, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहती हैं। इसीलिए जो न्यूज़पेपर है वो रीडिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी आर्टिकल को, किसी भी पॉइंट को समझने के लिए और लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए। तो जब भी आप किसी करंट अफेयर्स को स्टडी करो तो उसकी कंट्रोवर्सी वो क्यों न्यूज़ में था वो आपको पता होना चाहिए। उसी की वजह से आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बार बार उस चीज़ को दोहराना, बार बार उस चीज़ को याद करना पड़ेगा। और अगर आप समझ करके कि इस वजह से ये न्यूज़ में थी, ये कंट्रोवर्सी थी, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें याद रहेंगी। तो हमने कंट्रोवर्सी देख ली कि NHRC इसलिए न्यूज़ में है। अब NHRC के बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे कि 1993 में 1993 में एक इंडिपेंडेंट स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में NHRC को बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और प्रमोट किया जाए, ताकि लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स को मेंटेन किया जा सके। अब NHRC के बारे में अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो 2019 में कुछ यहाँ पर चेंजेज होते हैं। मतलब 1993 में जो एक्ट आया, उस ओरिजिनल एक्ट में जो प्रोविजंस थे उनमें कुछ चेंज किया गया 2019 के एक्ट के तहत। ये जो चेंजेज हैं ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 1993 का जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें चेयरमैन, मतलब NHRC का जो कंपोजिशन है उसके बारे में कुछ अलग चीज़ें थी। जैसे चेयरपर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट रह चुका हो वो ही इसका चेयरमैन बनेगा। लेकिन 2019 में जब चेंज किया गया, अमेंड किया गया, तो बोला गया चीफ जस्टिस की जगह पर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इसमें नाम लिया गया। तो आपके पास में देखो, पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो काफ़ी नैरो आपके पास में लाइन थी कि आप उन्हीं में से लोगों को चूज कर सकते हैं। और जब जज की बात आ गई तो काफ़ी वास्ट आपके पास में एरिया हो गया, आप किसी को भी इसमें चूज करके एज ए चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हो। कंपोजिशन की बात की जाए
तो पहले एक चेयरपर्सन होता था और उसके अलावा 2 मेंबर और होते थे जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो। अब जो अमेंड किया गया 2019 में, उनमें 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाने लगा। अब ये जो अलग से एक मेंबर बढ़ाया गया ना, वो 3rd मेंबर होगा एक वीमेन होगी 3rd मेंबर। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जो चेंजेस किया वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि एक वीमेन को इंट्रोड्यूस किया गया है कि वीमेन के अगर ह्यूमन राइट्स की बात आए तो वीमेन अच्छे से समझ पाए उस बात को। नेक्स्ट इसमें बोला गया है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, पहले जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, पहले तो आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर्स समझने होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मतलब जो भी इन कमीशन के हेड होंगे वो इनडायरेक्टली NHRC के मेंबर बन जाएंगे। तो पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन और इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इनके जो हेड थे वो, इनके जो चेयरपर्सन हैं वो भी NHRC के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। अब इसमें और भी जो चीज़ें हैं और भी क्राइटेरिया इंक्लूड किया गया, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के जो चेयरपर्सन हैं उसको इंक्लूड किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज मेंबर्स ऑफ द NHRC, मतलब इनके जो चेयरपर्सन होंगे इन कमीशन के वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाएंगे NHRC की। अब हम जो टर्म की बात कर लेते हैं कि टर्म क्या है, कितने समय तक वो रह सकते हैं मेंबर। तो पहले ये था कि NHRC का जो भी मेंबर बनेगा वो 5 साल तक या फिर 70 साल की जो एज हो जाती है तब तक वो अपने इसके ऊपर पद के ऊपर रह सकता है। लेकिन अमेंड में घटा दिया गया, टर्म ऑफ द ऑफिस 3 इयर्स कर दिया गया, 3 साल या फिर 70 साल, जो भी पहले हो वो उसके अकॉर्डिंग उनकी टर्म होगी। रीअपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो पहले रीअपॉइंटमेंट था कि 5 साल तक आप रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो, लेकिन अब द बिल रिमूव्स द 5 ईयर लिमिट फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब पहले 5 साल तक रीअपॉइंटमेंट हो सकता था लेकिन अब इसको रिमूव कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल की जो पावर्स हैं वो भी इसमें बढ़ा दी गई थी, काफ़ी पावर्स दी गई सेक्रेटरी जनरल को। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स की क्या क्या पावर हैं, क्या क्या, देखो पहले भी हमने स्टार्ट में देखा कि एक कमेटी गठित करती है चेयरपर्सन को, तो उस कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो उस सिलेक्शन कमेटी के जो हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। NHRC की अगर हम पावर की बात करें तो NHRC को जो सिविल कोर्ट को जो पावर होती है वो सारी पावर हैं। इसके अलावा जो एफिडेविट हैं, जो एविडेंस हैं, उनको रिसीव करने का काम करता है NHRC। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी के लिए काम कर सकता है। इसके अलावा कोई भी जो विटनेसेज उसको समन भेज सकता है, उसको एनफोर्स कर सकता है कि आपको आकर के उपस्थित होना होगा। ये NHRC की पावर्स हैं। तो NHRC जो बॉडी है उसके बारे में हमने सारे बेसिक फैक्ट देखे। ये जो अमेंडेड हुआ है ना 2019 में, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन SDG ऑन क्लीन एनर्जी हेल्थ नीति इंडेक्स। नीति आयोग ने अपना 3rd इंडेक्स जारी किया है 2020 के लिए और उसमें ये बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 जो हमारे गोल्स हैं उसमें हमारे इंडिया ने क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और हेल्थ के एरिया में इंडिया ने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किया है। ये जो नीति आयोग का 3rd इंडेक्स है, 2018 से नीति आयोग ने इंडेक्स स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने का मेन कारण ये था कि हम SDG जो गोल्स हैं उनको अपना रहे हैं, लेकिन उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हम हर साल करने वाले हैं, हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो उसी के लिए नीति आयोग ने ये इंडेक्स जारी करना स्टार्ट किया कि हर साल जो इम्प्रूवमेंट होगा, जिस चीज़ में हम डिक्रीज़ करेंगे, जिस चीज़ में हम इंक्रीज़ करेंगे, उसके बारे में रेगुलर अपडेट होने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस इंडेक्स में ये भी पता चला है कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में कमी आई है, डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब में कमी आई है। ये सब आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से ये सारे इफेक्ट देखने को मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो
केरला है उसने हमेशा की तरह टॉप किया है थर्ड एडिशन में इस इंडेक्स के 75 स्कोर के साथ में। उसके बाद में तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों ने 72 स्कोर किया है और सेकंड नंबर पर आए हैं। लास्ट में ऐसे स्टेट बिहार, झारखंड, असम, उन्होंने सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहे हैं ये सारे स्टेट। अगर लास्ट ईयर के स्कोर से हम कंपैरिजन करें तो मिजोरम और हरियाणा जो स्टेट हैं उन्होंने बिगेस्ट गेन किया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले साल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो हर पॉइंट में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, हर पॉइंट में बढ़ोतरी हुई है, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए अदर पॉइंट से तो ज़्यादा देखो, किसी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, किसी में कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इम्प्रूवमेंट हर पॉइंट के लिए 17 जो SDG गोल्स हैं उनमें हर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो 17 SDG गोल हैं उनके लिए 2030 डेडलाइन एस्टेब्लिश की गई है कि 2030 तक हम इन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो 17 SDG गोल्स है वो आपको याद होने चाहिए। मेंस में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से आएंगे कि पानी के लिए आपको क्या किया जा रहा है, तो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि SDG जो गोल्स हैं, इस नंबर का ये SDG गोल है, उसमें क्लीन वाटर की बात की गई है और उसको अचीव करने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो अपने मेंस के आंसर को तो ज़्यादा अच्छे से आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है मार्किंग में। अब यहाँ पर स्टेट वाइज बात की गई है कि किस SDG गोल में किस स्टेट ने टॉप किया है, तो यहाँ पर 1 से 17 तक जो हमारे SDG गोल हैं उनके बारे में और जिस जिस स्टेट ने उसको टॉप किया है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है जर्नलिस्ट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडिशन चार्जेज। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, एक केस हुआ था अभी विनोद दुआ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पद्म श्री अवॉर्डी भी हैं विनोद दुआ, उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ में एक यूट्यूब टेलीकास्ट चल रहा था, उसमें उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज कर दिया। उन्होंने ये बोला कि जो भी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज किया, उसी के आधार पर उनके खिलाफ में सेडिशन चार्जेस लगाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी क्रिटिसाइज करना, किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, उसकी अगर कुछ गलत नीतियां हैं उनके बारे में बताना, तो ये सेडिशन चार्जेस नहीं लगाना है। ये तो एक जर्नलिस्ट का फ्री स्पीच जो राइट है उसको यूज करना हो गया और इस तरीके से जो फ्री स्पीच है उसको सेडिशन चार्जेस से प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता होनी चाहिए। देखो, पहले भी एक वर्डिक्ट आया था 1962 में, उसमें सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड वाज इंटेंडेड ओनली टू पनिश सबवर्जन ऑफ ए लॉफुली एस्टेब्लिश गवर्नमेंट थ्रू वायलेंट मीन्स। मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ में आप कुछ वायलेंस के खिलाफ में कुछ बोलो, वायलेंटली कुछ बोलो, तो उसमें आप सेडिशन चार्जेस लगा सकते हो। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो उसको आप, ये नहीं है कि आप उसको क्या कर दो, उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दोगे। इस तरीके से तो गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई बोल ही नहीं पाएगा। और जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की उनको किस तरीके से चेंजेस किया जाना है जब तक उनका क्रिटिसिज्म नहीं होगा। देखो, कुछ भी पॉलिसी बनती है उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स जब तक नहीं सामने रखे जाएंगे तब तक तो सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। और यूपीएससी में तो हम ये बात अच्छे से समझते हैं कि कुछ भी जो चीज़ है, कोई भी जो स्टेटमेंट है, ना ब्लैक होता है ना वाइट होता है, सब कुछ ग्रे होता है। मतलब प्रॉफिट भी होते हैं और लॉस भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज ये देखो, यहाँ पर मेहुल चोकसी को लेकर के है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि डोमिनिका से मेहुल चोकसी को लाने में पूरी कोशिश की जा रही है। डोमिनिका की जो लोकेशन है वो आपको पता है, कैरेबियन आइलैंड्स में एक छोटा सा कंट्री है डोमिनिका। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फाइजर से, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, इन सबसे कोशिश कर रही है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो पाए, हमारे इंडिया में वैक्सीन की सप्लाई अच्छे से हो पाए, ताकि हम कोशिश कर सके कि हमारी जो पॉपुलेशन के लिए हमने डेडलाइन एस्टेब्लिश की है कि साल के लास्ट तक हम सभी को वैक्सीनेशन दे देंगे, उस टारगेट को हम अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड है। दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर थर्ड वेव के दौरान लगभग 45,000 केसेस दिल्ली में हर रोज आते हैं तो उसके लिए दिल्ली अपने आप को तैयार कर रहा है।
नेक्स्ट न्यूज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से, ये जो आर्टिकल है वो उससे रिलेटेड है और इसमें ये बोला गया है कि मई महीने में जितना भी ग्रेन्स देना था उसमें से अभी तक 30% जो हैं उन बेनिफिशियरीज को ही ग्रेन्स मिल पाया है। देखो, राशन कार्ड होल्डर्स को ये डिसाइड किया गया था कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान पिछले साल भी और इस साल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड रिलीफ स्कीम लॉन्च की है और इस फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 5 किलो एक्स्ट्रा से अनाज दिया जा रहा है हर फैमिली के मेंबर के अकॉर्डिंग। तो इसमें बोला गया इस आर्टिकल में कि अभी तक जब देखा गया तो मई के महीने से अगर कंपैरिजन किया जाए मई के महीने का, तो बहुत कम लोगों ने अभी तक गेहूं लिए हैं। गेहूं लेने का मेन कारण ये भी है, कम लोगों को इसलिए भी मिला है कि बहुत सारे जो स्टेट हैं वो इसको बहुत स्लो प्रोसीजर के तहत लोगों को ग्रेन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है कि स्टेट जो हैं, सेंटर स्टेट्स को इस तरीके की गाइडलाइंस दे कि स्टेट उन माइग्रेंट वर्कर्स को, ऐसे लोग जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, उनको अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाए या राशन कार्ड, ताकि उनके लिए अवेलेबल, उनको भी इस स्कीम के तहत में ग्रेन्स अवेलेबल हो पाएँ और जो फूड की पॉवर्टी की जो परेशानी है उसको कर्ब किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट एडवाइज द स्प्लिट इन मनरेगा वेज बेनिफिट। हमने कल भी डिस्कस किया था कि मनरेगा में जो प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा अदर कास्ट के लोग भी जो हैं यहाँ पर वर्क करने के लिए कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब जॉब लॉस हुई है लोगों की, तो मनरेगा में जब वापस वो अपने रूरल एरियाज़ में लोग आए शहरों से, तो उन्होंने मनरेगा में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया ताकि उनको डेली वेजेस तो प्राप्त हो सके। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि मनरेगा जो वेज हम इस समय दे रहे हैं उसमें हम कुछ स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट इसलिए करेंगे कि बेनिफिट अभी एससी और एसटी को क्या दिया जाता है, एक साथ एक ही पेमेंट का प्रोसीजर है। अब एससी और एसटी का पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो अलग हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको अलग अलग पेमेंट दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एससी और एसटी को बजट में जितना एलोकेशन होता है वो फिर उसी के हिसाब से हो सके। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 10-12 की जो बोर्ड की एग्जाम्स, सीबीएसई ने, आईसीएसई ने, इन सब ने अपने बोर्ड एग्जाम्स, बहुत सारे स्टेट हैं इन्होंने भी कैंसिल कर दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी आपका असेसमेंट होगा, किस तरीके से आप असेसमेंट करोगे बच्चों का, वो सब कुछ जो क्राइटेरिया है वो आपको सबमिट करवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा था वो अभी तक अनफिनिश्ड है, कंप्लीट नहीं हो पाया है। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की है कि ब्लैक कार्बन की वजह से जो ग्लेशियर हैं वो काफ़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। ब्लैक कार्बन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस्ड होता है और ग्लेशियर और जो स्नो जमी हुई होती है पहाड़ों के ऊपर, उनको बहुत तेज़ी से ये मेल्ट करता है। स्पेशली जो हिमालयन रीजन है उसके ऊपर, इसके ऊपर स्टडी की गई वर्ल्ड बैंक की जो स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा, और उन्होंने ये भी बोला कि जो प्रेजेंट की जो पॉलिसीज है उनसे हम करंट लेवल्स को काफ़ी कम करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैक कार्बन की। रिसर्चर्स ने हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश जो माउंटेन रेंजेज है उनको कवर किया, उनकी स्टडी की, और उसमें ये बोला कि जो ग्लेशियर हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। अगर पूरे ग्लोबल एवरेज की बात की जाए तो इस एरिया में ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। इसमें भी जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसमें थोड़ा स्लो प्रोसीजर हो रहा है। ईस्टर्न वाले पार्ट में, हिमालयन में भी वेस्टर्न वाले पार्ट में 0.3 मीटर पर ईयर मेल्ट हो रहे हैं और ईस्ट में 1.0 मीटर पर ईयर रिट्रीट हो रहे हैं, कौन, ग्लेशियर्स। ठीक है, देखो, ये जो ब्लैक कार्बन है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी अपना इफेक्ट दिखाता है। बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी इम्प्लीमेंट की गई हैं जिसकी वजह से ब्लैक कार्बन का एमिशन कम हो, और ब्लैक कार्बन का जो एमिशन जब कम होगा तो हम क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे। जैसे क्या किया जा रहा है कि एनहेंसिंग फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स, phasing out diesel vehicles, promoting electric vehicles, accelerating the use of liquefied petroleum gas for cooking and through clean cook stove programs, as well as upgrading brick kiln technologies,
ये पब्लिकेशन ने बोला है कि ये सारी टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है ताकि ब्लैक कार्बन का एमिशन कम हो सके। अगर ब्लैक कार्बन का एमिशन हमें कम करना है तो हमें क्या करना होगा, इन सारी टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। और देखो, जो भी कम्युनिटीज़ अगर इसी तरीके से ग्लेशियर पिघलते रहे तो जो भी डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। एयर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ब्लैक कार्बन दो तरीके से ग्लेशियर को मेल्ट करता है। एक तो ब्लैक कार्बन जो है वो सनलाइट का जो रिफ्लेक्ट होता है, सनलाइट आकर के जब गिरती है उसका रिफ्लेक्शन जो होता है उसको डिक्रीज कर देता है। दूसरा एयर टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। तो हिमालयन रीजन में मेन रीजन ये है कि कार्बन का एमिशन होता है कुक स्टोव की वजह से, डीजल इंजन की वजह से, ओपन बर्निंग की वजह से। ये मेजर इफेक्ट कर रहे हैं और ब्लैक कार्बन का क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। एमिशन होने की वजह से हिमालयन का जो ग्लेशियर सिस्टम है वो पिघल रहा है। तो इसके लिए वर्क करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन ने ये भी बोला कि इंडस्ट्री की वजह से एंड रेजिटेशियल बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल्स टुगेदर अकाउंट 45 to 66% ऑफ रीजनल एंथ्रोपोजेनिक ब्लैक कार्बन डिपोजिशन। इसके बाद में ऑन रोड डीजल फ्यूल्स की वजह से 7 to 18% और ओपन बर्निंग की वजह से 3% तक क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ब्लैक कार्बन के एमिशन के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से न्यूज है। श्रीलंका के बारे में हम बार बार देख रहे हैं कि श्रीलंका के आसपास वाले जो रीजन जहाँ पर एक बहुत बड़ा जो कार्गो है वो मतलब वहाँ पर एक शिप थी, शिप में ऑयल स्पिल होने के चांसेज हैं, वो बिल्कुल डूब चुकी है समुद्र के नीचे। तो अब चांसेज हैं कि ऑयल उसमें जो भरा हुआ है वो स्पिल्ट हो जाए, बाहर निकल कर के आ जाए। हालांकि उसमें जो प्लास्टिक ये सब कुछ भरा हुआ था वो इंडियन ओशन में फैल चुका है। फैलने की वजह से जो कोस्ट वाले रीजन हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों, सोशल मीडिया पर ऐसी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो फिशेज हैं वो मरे हुए किनारों पर आ गई हैं। ठीक है, तो ये आज का हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, नासा ने वीनस की स्टडी के लिए 2 मिशन लॉन्च करने के लिए बोला है। नासा ने बोला है कि वीनस की स्टडी की जाएगी कि किस तरीके से वीनस के ऊपर जो खोज है, ठीक है, और इंडिया के बिल्कुल पास में है, सॉरी अर्थ जो हमारा प्लेनेट है उसके बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है, न्यू मिशन लॉन्च किए जाएंगे नासा के द्वारा कि वीनस को एक्सप्लोर अच्छे से किया जा सके। देखो, जब इस तरीके के जो मिशन होते हैं, वैसे इसमें स्पेशली नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जब मिशन कोई भी होता है, जैसे मार्स के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है और भी मिशन है, तो उनके जो नाम होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन उन नाम को लेकर के डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।